सीएजी है क्या और वो काम कैसे करता है? सीएजी ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक आम आदमी के लिए ऑडिट क्या है? फेयर है या प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन है सर। इससे जो पैसा बचता है भारत सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोगों की टैक्स पेयर्स मनी, वो सब बचती है। कंप्लाइंस क्या है सर? कॉस्ट है या फिर इन्वेस्टमेंट? सर कंप्लायंस इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि इससे बाद में होने वाली बड़ी कॉस्ट बचती है। गवर्नमेंट सिस्टम स्लो है या कॉम्प्लेक्स? सर कॉम्प्लेक्स है, स्लो बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर आप भी न्यूज में सुनते होंगे कि यहाँ घोटाला हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में घोटाला हुआ, स्टेट गवर्नमेंट में घोटाला हो गया, एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ रुपए अलॉट किए थे उससे ज़्यादा लग गए, जहाँ प्रोजेक्ट में पैसा लगना चाहिए था वहाँ न लग के कहीं और चले गए, 2 साल हुआ प्रोजेक्ट 4 साल चला गया। आपको लगता है इस तरीके की खबरें आप सुनते हैं? कभी आपने ये सोचा है कि ये सब खबरें, ये सब जो करप्शन है, ये उजागर कौन करता है, कौन पब्लिक डोमेन में लेके आता है? दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे ऑडिट सिस्टम की, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की, टेंडरिंग सिस्टम, प्रोसेस और बहुत सारी चीज़ों की। दोस्तों इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए आज मेरे साथ है दीपक कुमार धिंगरा जी, जो सीनियर ऑडिट ऑफिसर थे सीएजी इंडिया के लिए, जिन्हें 34 ईयर का सिस्टम ऑडिट का एक्सपीरियंस है। दीपक जी, थैंक यू सो मच एंड वेलकम फॉर टुडेज पॉडकास्ट। धन्यवाद गिरीश जी, आपने हमें यहाँ बुलाकर आज ऐसा मौका दिया कि हम पब्लिक से सीएजी के बारे में बातें कर सकें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दीपक जी, जब मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था, मुझे पता चला कि आपने सीएजी इंडिया को 34 ईयर्स से ज़्यादा दिए हैं, तो मुझे लगा कि आज शायद सीएजी के टॉपिक पे बात करने के लिए आपसे अच्छा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। धन्यवाद सर। मैं कोशिश करूँगा कि हम सीएजी के बारे में पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएँ, और उनके मन में जो भ्रांतियाँ हैं या जिनको बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि सीएजी ऑफ इंडिया क्या चीज़ है, तो उनको हम जागरूक कर पाएँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दीपक जी, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि लोगों को सीएजी के बारे में पता नहीं है। जब भी कोई न्यूज़ आती है, कहीं स्कैम हो गया, घोटाला हो गया, ये प्रोजेक्ट 2 साल की जगह 4 साल पहुंच गया, और तब जाके जब पार्लियामेंट में या कहीं पे सीएजी की रिपोर्ट जाती है, तब उनको ये पता चलता है कि हाँ सीएजी कुछ है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, एक कॉमन मैन कैसे समझेगा कि सीएजी है क्या और वो काम कैसे करता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, जो बहुत से लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। सीएजी ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको संविधान की धारा 148 के अंदर प्रोविजन दी गई है इनकी, और ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आते। अच्छा। हाँ जी, इसलिए कि ये अनबायस्ड होकर, किसी भी प्रेशर के अधीन ना रहकर एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कर सकें, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स तैयार कर सकें, इसके लिए इनको बिल्कुल ही किसी के अधीन नहीं रखा गया है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उसी तरह से सीएजी ऑफ इंडिया है। और सीएजी ऑफ इंडिया को अपना काम करने के लिए, और उनका काम जो है वो ये है कि भारत के खजाने में और राज्यों के खजाने में, दोनों जगह पे, यूनियन और स्टेट के खजाने में जितना भी पैसा आता है रेवेन्यू से, टैक्सेस से, हर एक पैसे का हिसाब रखना, हर एक पैसे की जांच करना, और जितना भी पैसा उस खजाने से बाहर जाता है, चाहे वो प्रोजेक्ट्स के लिए जाता है, चाहे वो सैलरीज के लिए जाता है, चाहे वो किसी भी कमिटेड एक्सपेंडिचर के लिए या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जाता है, उन सब का ऑडिट करना, सबकी जांच करना सीएजी का ज्यूरिसडिक्शन है। और उस ज्यूरिसडिक्शन में सिर्फ ये नहीं कि हम सिविल डिपार्टमेंट्स की बात करें, सीएजी की ज्यूरिसडिक्शन में डिफेंस भी है, रेलवेज भी हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं, पीएसयूज जो हैं, सीपीएसयूज हैं, और सिविल डिपार्टमेंट्स भी हैं, और सारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो बहुत बड़ा ज्यूरिसडिक्शन है। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि सीएजी ओवरसीज़ में भी अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, वहाँ पे भी सीएजी के कुछ ऑफिसेज हैं। भारत सरकार के
बहुत सारे एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स जो विदेशों में स्थापित हैं, वहाँ पे भी तो भारत सरकार का खर्चा होता है। तो उस खर्चे का भी तो ऑडिट होना है। तो उस खर्चे का ऑडिट करने के लिए 3 जगह पे, वाशिंगटन में, लंदन में और कुआलालंपुर में 3 हमारे ओवरसीज ऑफिसेज भी हैं, जहाँ पे ऑफिसर्स हमारे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ही जाते हैं, और बड़ा स्ट्रिक्ट और अनबायस्ड सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है उनका, ताकि हम दूसरे देशों में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने इंडिया को, वो एक क्रीमी हो, और हाँ की जो लोकल मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, जो क्लरिकल स्टाफ रहता है वहाँ पे, वो लोकल रहता है वहाँ का। तो वहाँ से हम एम्बेसीज का और कॉन्सुलेट्स का ऑडिट करते हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरा बनता है, आपने बताया जैसे अनबायस्ड होके आप किसी के अंदर में नहीं आते, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं आप। तो सपोज मैंने कहा कि किसी स्टेट में कोई करप्शन हुआ, या अक्सर हमने देखा है कि ये मुख्यमंत्री ने अपने घर पे इतना पैसा लगवा लिया, या रोड सड़कें जो हैं वो 2 साल में बननी थी 4 साल में बन गया, तो आपको इंस्ट्रक्ट कौन करता है कि जाके ऑडिट करें? जी, बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पूरे इंडिया में। स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने हैं, यूनियन गवर्नमेंट के अपने हैं, और इतने सारे प्रोजेक्ट्स का एक साथ ऑडिट करना या कंकरेंटली ऑडिट करना, साथ साथ ही की पैसा खर्च हो रहा है, ये संभव नहीं है, क्योंकि इतना ना तो स्टाफ है, ना ही इतना स्किल सेट अवेलेबल रहता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि मैं यहाँ पहले थोड़ा सा बता दूं कि सीएजी को अपना कर्तव्य निभाने के लिए एक डिपार्टमेंट मिला हुआ है। उस डिपार्टमेंट का नाम है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सीएजी किसी डिपार्टमेंट के हेड नहीं है, रादर ये डिपार्टमेंट सीएजी के काम को चलाने के लिए सीएजी ने बनाया है। तो इस डिपार्टमेंट में फील्ड ऑफिसेस भी हैं। हेड ऑफिस तो सीएजी का है जो दिल्ली में है, और उसके बाद फील्ड ऑफिसेस है हर स्टेट में। हर स्टेट में खर्चा जो होता है, उस खर्चे, जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे वो खर्चा होता है, उन प्रोजेक्ट्स को का हम एक रिस्क एनालिसिस करते हैं। अच्छा। हर साल कोई भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले हम आने वाले फाइनेंशियल ईयर का एक रिस्क एनालिसिस करते हैं कि कहाँ कहाँ पे भारत सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकारों के पैसे खर्च हुए। उन प्रोजेक्ट्स में हम रिस्क एरियाज देखते हैं, ज़्यादा ग्रे एरिया कहाँ पे है, ज़्यादा मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैग्नीट्यूड कहाँ पे ज़्यादा है, या सोशल इम्पैक्ट किसका ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं जिनका ऑडिट करने के लिए हमारे पास मैन पावर अवेलेबल है। तो इस तरह से वो चुने जाते हैं प्रोजेक्ट्स और उनका ऑडिट होता है। ये भी मैं बताता चलूँ कि ये एक लोकल लेवल की प्रक्रिया नहीं है कि ऑडिट प्लान बन गया, एक स्टेट के एजी ऑफिस ने बना दिया, वो डिबेट होती है उस पर, और सभी स्टेट ऑफिसेज सीएजी को वो अपनी प्रपोजल देते हैं। देन सीएजी में स्पेशलाइज्ड स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं जो इस चीज़ को अप्रूव करते हैं, और तब उसकी एग्जीक्यूशन होती है अगले साल। तो ये बड़ा अनबायस्ड सिस्टम है, बड़ा एसओपी बड़ी स्ट्रिक्ट है इसकी, ताकि कोई भी बायसनेस ना हो सके, क्योंकि हर राज्य में डिफरेंट सरकारें हैं, तो कोई ये ना समझे कि ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। तो इसलिए इसका एक बड़ा सिस्टमाइज्ड तरीका है, जिसमें किसी की भी कोई अपने मन से नहीं कुछ भी वो कर सकता। अब मुझे एक चीज़ समझना है, जैसे आपने बताया कि हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के प्रोजेक्ट का ऑडिट करते हैं। सीएजी का जो स्टाफ है, ऑडिटिंग स्टाफ है, वो तैयार कैसे होते हैं? बिकॉज आज की डेट में जैसे हमने देखा है कि करप्शन इस लेवल पे होता है कि उसको फाइंड आउट करना बहुत टफ होता है, लेकिन सीएजी की स्पेशलाइजेशन ये है कि वो कहीं से भी खोद के भी निकाल के ले आता है कि हाँ यहाँ करप्शन हुई है। तो मतलब वो तैयार कैसे होते हैं, वहाँ पे लोग कैसे होते हैं, मतलब कौन सा माइंडसेट है जो सीएजी के अंदर बैठा हुआ है? यहाँ पे एक बहुत बड़ी धारणा है कि सीएजी जो है वो नंबर्स का ऑडिट करता है, वो फिगर्स का ऑडिट करता है, वो पैसों का ऑडिट करता है। मैं यहाँ बताऊँ कि जो स्टाफ है हमारा, उसकी इतनी रिगरस ट्रेनिंग्स होती हैं, और हमारे कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट टेस्ट भी होते हैं, जिसके हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं। अच्छा जी, जो वो पास कर लेता है उसको एक इंक्रीमेंट मिलता है। तो
उसके अलावा हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। फ्रॉड एंड करप्शन को डिटेक्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है हमारा, रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उसको बोलते हैं, नागपुर में। तो वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी डिपार्टमेंट में आपने कैसे सेंस करना है कि वहाँ पे कुछ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हुई हैं, कैसे सेंस करना है कि करप्ट प्रैक्टिसेस वहाँ पे चल रही थी। और यही नहीं बल्कि हमारा तो एनवायरमेंटल ऑडिट भी अब हम करते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो हम जैसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने सस्टेनेबल हैं, ग्राउंड वाटर का सीन है। जैसे पंजाब में मुझे मौका मिला 4-5 साल पहले ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन पंजाब का ऑडिट करने के लिए। तो बड़ी एस्टॉनिशिंग चीज़ें हैं जो आम जनता को नहीं पता होती। वो मैं आपके माध्यम से जनता को बताना भी चाहूँगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर कि 1 किलो चावल उगाने के लिए कितना पानी चाहिए होगा? एक वाइल्ड गैस अगर कोई करेगा। तो मैंने आम जनता से कई दफ़ा बात की है, जो अपने फ्रेंड सर्कल में भी हैं, तो सबका यही रहता है कि 20 किलो, 30 किलो, 50 लीटर इतना। और मैं आपको बताऊं कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अपनी रिपोर्ट्स के हिसाब से अराउंड 2500 लीटर पानी चाहिए 1 किलो चावल उगाने के लिए। अरे वाह। और यही जब किसी को मैं बताता हूं तो सेम रिएक्शन होता है। अच्छा। और पंजाब जो है अपनी ज्योग्राफिकल जो एरिया है 1.5% है, 1.5% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया है पंजाब, जहां से वो मोर देन 30% राइस कंट्रीब्यूट करता है सेंट्रल पूल में। पूरी स्टेट्स मिलके लेस देन 70% राइस कंट्रीब्यूट करती हैं सेंट्रल पूल में, और अकेला पंजाब 1.5% लैंड से मोर देन 30% कंट्रीब्यूट करता है सेंट्रल पूल में। इसका मतलब ये है कि हमने ओवर द ईयर्स पंजाब में धान की फसल यानी कि राइस उगाने में इतनी महारत हासिल कर लिया है कि हमारी यील्ड बहुत ज़्यादा है। अब उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। पंजाब जो है वो उसका स्टेपल फूड राइस है ही नहीं। हम जितना राइस उगाते हैं उसका 88% सेंट्रल पूल को दे देते हैं, जो सेंट्रल पूल का 30% से ज़्यादा बनता है। और जो 12% बचा भी पंजाब के पास, उसमें से अगले साल के लिए बीज भी है और थोड़ा बहुत जो खाने के लिए यहाँ पे जो कंज्यूम होता है वो है। अब राइस जो है, पैडी जो है, अब जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मोस्ट वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। इससे ज़्यादा पानी किसी भी क्रॉप को नहीं चाहिए। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, लाया गया था, जब फूड की स्कैरसिटी थी पूरे इंडिया में, तब पंजाब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, बड़ी मेहनत की। पंजाब से बहुत ग्रेन्स जो थे वो सेंट्रल पूल में दिए, आज भी दे रहे हैं। और तब जो था पंजाब के किसानों को ज़्यादा फसल उगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए थे। जैसे पंजाब में किसानों को बिजली फ्री है धरती के नीचे का पानी निकालने के लिए, पंप सेट लगाने के लिए बिजली फ्री है, उसका कोई बिल नहीं आता, कोई चार्ज नहीं होता, 100% फ्री है। तो उस वक्त समय की जरूरत थी तो किसानों को ये बिजली फ्री दी गई। अब वो आज तक भी फ्री ही चल रही है। मैं आपको बताऊं कि पंजाब में इतना अच्छा नहरों का नेटवर्क होने के बावजूद, जब ये मैंने ऑडिट किया था 2019-20 में, तब 29% एरिया ही था सिर्फ जो कि नहरों से इरीगेट हो रहा था, जिसकी सिंचाई नहरों से हो रही थी। बाकी 71% जो था वो ट्यूबवेल से हो रहा था। और ट्यूबवेल से होने का कारण ये था कि पानी निकालना फ्री है, और नहर से पानी लेने के लिए आपको अपनी बारी की वेट करनी पड़ती है। जब आपकी बारी निश्चित होगी तभी आपको मिलेगा। वो बारी रात को भी हो सकती है, सुबह भी हो सकती है। तो कन्वीनियंस जो थी वो ट्यूबवेल में थी। उस वक्त 14 लाख से ज्यादा ट्यूबवेल थे पंजाब के खेतों में, वो जो बढ़ रहे हैं।
और पंजाब में ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है कि हम कितना पानी अपनी ज़मीन के नीचे से निकाल सकते हैं। मेरी तो ज़मीन है, ज़मीन के नीचे तो पानी कॉमन है। अब मैं अपनी ज़मीन के लिए कितना पानी निकाल पाऊँ, ऐसा कोई लेजिस्लेशन ही नहीं है। तो किसी का भी जितना दिल करता है उतना पानी निकाल रहा है। अब पंजाब में जो है ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया। 138 ब्लॉक्स में से 111 ब्लॉक्स ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं। ओ, जितना, अब आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे आपने बैंक से 165 रुपए निकाले, पर डाले 100 रुपए, अगले साल फिर 165 निकाले, डाले 100, तो कितनी देर ऐसे चलेगा? हम धरती को जो रिचार्ज कर रहे हैं उसका 165% निकाल रहे हैं हर साल। तो इस वजह से जो पानी का टेबल है, पानी नीचे का जो पानी है, धरती के नीचे का पानी, वो गिरता ही जा रहा है। और ये क्रॉप जो थी किसी जमाने में, जब फूड ग्रेन की जरूरत थी, तब तो बड़ी जरूरत थी इसकी, तब तो ये इसने पूरे देश को संभाला। फूड बास्केट ऑफ इंडिया है पंजाब। पर आज की स्थिति थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि हम पूरे इंडिया को अनाज दे रहे हैं पंजाब की कॉस्ट पे, पंजाब के पानी की कॉस्ट पे। और क्योंकि सरकार बिजली फ्री दे रही है, तो सरकार के ऊपर भी वित्तीय बोझ है। सरकार के खजाने से भी तो पैसा जा रहा है। पानी हमारा कम हो रहा है, हम चावल खाते नहीं, है ना जी, और वो चावल पूरे देश के लिए जा रहा है। और यही नहीं कि पानी कम हो रहा है, क्वांटिटी का सवाल नहीं है, सिर्फ क्वालिटी भी खराब हो रही है। क्योंकि हर बार धान उगाने के लिए, आपको ये भी पता होगा कि पंजाब में फर्टिलाइजर यूज पूरे इंडिया से सबसे ज्यादा, ओ, यील्ड पैदा करने के लिए। क्योंकि धरती तो और बढ़ नहीं सकती कि ज्यादा जगह पे अनाज बोया जा सके। अब धरती तो सीमित है। हमने जितनी जगह पे अनाज उगा सकते थे सब पे उगा दिया। अर्बनाइजेशन छोड़ दें तो बाकी हर एक इंच जो है वो कल्टीवेट हो रहा है। अब जितनी फर्टिलाइजर डाली जाती है, वो फर्टिलाइजर पानी के साथ फिर से परकोलेट होती है धरती में। पौधों को तो जितनी चाहिए उतनी लेंगे, ज्यादा जो है ओवरडोज जो है वो तो परकोलेट हो जाएगी, नीचे जाएगी। और नीचे से हम पानी निकाल के पानी कम कर दिया। हर साल फर्टिलाइजर डाल के फर्टिलाइजर ज्यादा कर दी, तो वो केमिकल्स की कंसंट्रेशन जो है वो नीचे बढ़ती जा रही है। क्योंकि ज्यादा केमिकल्स थोड़े पानी में, पानी कम होता जा रहा है, फर्टिलाइजर्स की जो केमिकल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कंटेमिनेशन बहुत बढ़ती जा रही है। पंजाब के पानी में फ्लोराइड, कैडमियम, आर्सेनिक और कई तो जगह पे यूरेनियम भी आया है। तो पंजाब का अभी इस वक्त 60% के करीब एरिया है जहाँ का ग्राउंड वाटर सेफ है फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस और फॉर इरिगेशन पर्पसेस। 40% एरिया जो है वो खराब हो गया पानी वहाँ का। तो ये सारे पब्लिक सेंट्रिक इश्यूज, एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज जो आम लोगों के सामने लाने का काम है, ये भी सीएजी करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सीएजी ने ऑडिट किया, जी सर, उसकी रिपोर्ट कहाँ जाती है? हाँ जी, ये सबके मन में यही ख्याल होगा कि सीएजी ने ऑडिट किया और फिर वो रिपोर्ट अपने पास रख ली। ऐसा नहीं है। स्टेट्स में जो ऑडिट होता है उसकी ऑडिट रिपोर्ट जाती है गवर्नर साहब के टेबल पे। मतलब अच्छा। जैसे रिपोर्ट फाइनल होती है, सीएजी इसको फाइनल करते हैं, द रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ओके। और इसी तरह से प्रेसिडेंट को जाती है यूनियन की रिपोर्ट। और गवर्नर साहब जो हैं उसको ले करते हैं लेजिस्लेचर में। और लेजिस्लेचर में एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है जो इसके ऊपर डिबेट करती है। जो इसका ऑडिट रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है वो क्यों हुआ, उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस हैं उनके ऊपर एक्शन टेकन नोट लेती है डिपार्टमेंट से। तो उसकी पीरियोडिकल मीटिंग्स होती हैं। वहाँ पे भी सीएजी फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड का काम करता है।
लेजिस्लेचर में। ओह, वहाँ पे भी हर मीटिंग में उपस्थिति एजी की, स्टेट एजी की होनी आवश्यक है। वहाँ पे बैठते हैं एजी, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है हम लेजिस्लेचर की मदद करते हैं, पीएसी की, पब्लिक अकाउंट कमेटी की मदद करते हैं। जहाँ उनको हमारी मदद की ज़रूरत महसूस होती है वो दे आसपास। और डिपार्टमेंट से जो रिप्लाईज आते हैं वो कई दफ़ा इतने टेक्निकल होते हैं, तो उसमें भी हम सहायता करते हैं पीएसी की। और कई दफ़ा डिपार्टमेंट के रिप्लाईज में ये कहा जाता है कि हमने ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी है, अब ग्राउंड रियलिटी चेंज हो गई है, जो चाहिए था वो अब उपस्थित है वहाँ पे। मान लीजिए हमने कहा कि पंजाब की जेलों में एक रिसेप्शन सेंटर होना चाहिए, जहाँ जब कोई कैदी को सजा हो जाती है, जो कन्विक्ट है, उसको हमने एक निर्धारित समय के लिए रखना है, तो उस रिसेप्शन सेल में उसको रखा जाता है फॉर अ फोर्टनाइट, एज पर मैनुअल, एज पर जेल मैनुअल। वहाँ रखने का औचित्य ये है कि हम उसके बारे में कई चीज़ें जान पाएँ। पहला तो ये कि उसका व्यवसाय क्या था इससे पहले, ताकि उससे रिलेटेड ही काम की उसको ट्रेनिंग दी जाए, इसलिए कि जब वो अपनी सजा पूरी करके मार जाएगा वापस, तो वो सोशल स्ट्रीम में अपने आप को डाल सके, ताकि वो उसके पास कमाने का कोई जरिया हो। नहीं तो फिर वो दोबारा से वो क्राइम की दुनिया में चला जाएगा। वो रिसेप्शन सेंटर नहीं बने हुए थे। वहां पे ये भी देखना होता है कि जो कैदी आया है इसको टीबी तो नहीं, या कोई ऐसी कंटेजियस डिजीज तो नहीं कि अगर इसको हम बैरक में रखेंगे तो बाकी कैदी भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो वो रिसेप्शन सेंटर नहीं थे, ऐसा सीएजी की एक रिपोर्ट में पॉइंट आउट किया गया। डिपार्टमेंट ने कहा कि अब हमने ये रिसेप्शन सेंटर्स बना दिए। ये बना दिए कि नहीं बना दिए, इसको चेक कौन करेगा? तो इसके लिए भी स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एजी की हेल्प लेती हैं कि आप प्लीज़ वेरीफाई कीजिए और बताइए कि इनका जो कथन है वो कहाँ तक सत्य है। तो फॉलोअप भी पूरा होता है, एक्शन टेकन भी होता है सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर। तो बेसिक एम यही है कि एक ऐसा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए जनता के बीच में और गवर्नेंस के बीच में कि उनको ये लगे कि हमारा जो दिया हुआ टैक्स के रूप में पैसा सरकार के पास पड़ा है वो सही जगह पे सही काम के लिए खर्च हो रहा है, और उसमें से लीकेज जो थी वो प्लग हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब सब्जेक्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑडियंस में से ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे, और वहाँ पे मुझे लगता है कि सीएजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो वो प्रैक्टिकली नहीं पढ़ते, थ्योरेटिकली जाके बुक्स में या किसी फैकल्टी से पढ़ते हैं। आज उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो रहा होगा इन सब चीज़ों का। अब दीपक जी, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो आम आदमी है ना, उसको तो सीएजी की रिपोर्ट जो है तब पता चलती है जब वो असेंबली में जाती है स्टेट में, या फिर सेंटर में पार्लियामेंट में जाती है जी। यहाँ तक पहुँचने की पूरी जर्नी क्या होती है? अगर सीएजी कोई ऑडिट करता है तो उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में या असेंबली में पहुँचे, वहाँ तक पहुँचने की पूरी जर्नी। जी, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ये सबको पता भी होना चाहिए कि कईयों को तो ये लगता होगा कि सीएजी ने जो ओपिनियन बनाया वो प्रेजेंट कर दिया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम रिस्क बेस्ड एनालिसिस करते हैं, तो कुछ एक प्रोग्राम स्कीम्स सिलेक्ट करते हैं उनका ऑडिट करने के लिए एक पर्टिकुलर ईयर में, और कुछ एक यूनिट सेलेक्ट करते हैं डिपार्टमेंट के, क्योंकि सारे एक साल में ऑडिट नहीं हो सकते। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हर 5 साल में कम से कम एक बार तो वो यूनिट ऑडिट हो। ओके। तो अब होता क्या है कि जब हम ग्रास रूट लेवल पे एक जो बेसिक यूनिट है, एक ऑडिट यूनिट होता है, एक उसके नीचे इम्प्लीमेंटिंग यूनिट होता है। ओके। जो इम्प्लीमेंटिंग यूनिट है वहाँ पे जाके उनका रिकॉर्ड चेक करते हैं, और जहाँ हमें कुछ अनियमितता, कुछ इरेगुलरिटी नज़र आती है, वो हम लिखित रूप में उस यूनिट के हेड को प्रेजेंट करते हैं, और उनको एक अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी तो वहाँ मिलती है अपने आप को एक्सप्लेन करने की, कि अगर ये कमी है, अगर ये गलती हुई है तो वो किस वजह से हुई है, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करने की पहली अपॉर्चुनिटी वहाँ मिलती है। फिर वहीं पे इसको हम बोलते हैं ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो हमने दी।
फिर वहीं पे बैठे बैठे जब ये ऑडिट खत्म होने वाला होता है उससे एक दिन पहले ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो जाती है, उसको बोलते हैं लोकल ऑडिट रिपोर्ट। ओके। उस यूनिट की उस रिपोर्ट को भी दिया जाता है हेड ऑफ द ऑफिस को। उस पे आखिरी दिन एक एग्जिट कॉन्फ्रेंस होता है। ओके। अगेन एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको अपने आप को एक्सप्लेन करने की। और यहां मैं ये भी बता दूं, बड़ा जरूरी है कि हमको क्या प्रतीत हो रहा है वैसा कभी नहीं लिखते। हम वो लिखते हैं जो कागज बोल रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं। किसी ने आके मुझे बोल दिया तो वो मेरे लिए कोई इनपुट नहीं है, या मुझे खुद को ये लग रहा है तो वो मैं आई कांट राइट इट डाउन अनलेस दैट इज सब्सटेंशिएटेड बाय द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो क्योंकि इसके बड़े सारे लेवल्स हैं जहां जहां इसने चेक होना है, जो मेरा लिखा हुआ ग्राउंड लेवल पे वो बड़ी जगह पे उसकी स्क्रूटनी होनी है। अब उस यूनिट को रिपोर्ट एग्जिट कॉन्फ्रेंस में एक चांस दिया, दूसरा चांस था वो। फिर वो रिपोर्ट हमारे हेडक्वार्टर पे यानी कि स्टेट ऑडिट ऑफिस में सबमिट होती है। वहां पे भी उस रिपोर्ट की वेटिंग की जाती है, उसमें जो कमियां गलतियां हैं वो निकाल दी जाती हैं, जो सही है, जो डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं वही चीजें रहने देती हैं उसमें बस। वो रिपोर्ट फिर इशू होती है उस यूनिट को। ओके। और 1 महीने के भीतर इशू हो जाती है वो। उसके बाद उस पे उनको 6 हफ्ते मिलते हैं अपना पक्ष रखने के लिए। सो तीसरी अपॉर्चुनिटी। उसके बाद जो हम रिपोर्ट है उसके 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन में सीरियस इरेगुलरिटीज होती हैं, एक में रूटीन की होती हैं, कॉमन इरेगुलरिटीज। जो सीरियस वाली हैं उसको हम बोलते हैं टेंटेटिव ड्राफ्ट पैरा। तो वो एक हमारे हर स्टेट ऑफिस में एक अलग से सेल रहता है, जो जैसे हॉस्पिटल में होता है ना आईसीयू, तो वैसे आईसीयू में क्रिटिकल पेशेंट्स को डील किया जाता है, वैसे जो क्रिटिकल ऑब्जेक्शंस हैं उनको डील करने के लिए एक ड्राफ्ट पैरा सेल होता है। अच्छा। डीपी सेल बोलते हैं उसको। तो वो उन केसेस को फिर से एग्जामिन करता है अब इनिशियो शुरू से। उसमें फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो बिना डॉक्यूमेंट की सपोर्ट के लिखा गया। वो फिर से इशू होता है उस यूनिट को और उसके बॉस को और सेक्रेटरी को। अच्छा। मतलब जैसे एक एग्जेक्टिव इंजीनियर है, उसका ऑडिट हुआ था, उसको इशू होगा, उसके बाद उसके एससी को इशू होगा, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को, उसके चीफ इंजीनियर को इशू होगा और सेक्रेटरी पब्लिक वर्क्स को इशू होगा। तो ये सबको इशू होगा, सबको चांस मिलेगा अपना अपना पक्ष रखने के लिए। और उनके रिप्लाईज को कंसिडर करते हुए उसको प्रोसेस किया जाता है फिर ड्राफ्ट पैरे को। अगर वो रिप्लाईज कन्विंसिंग नहीं होते या बिना डॉक्यूमेंट्स के होते हैं, क्योंकि जो रिप्लाई आ रहा है उसका भी डॉक्यूमेंट चाहिए साथ में, वो वेरीफाइएबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और अगर तब भी वो ऑब्जेक्शन सस्टेन करता है उनके रिप्लाई देने के बाद भी, तब वो एक रिपोर्ट सेक्शन होता है स्टेट ऑफिस के पास, वो रिपोर्ट सेक्शन उसको फिर से एग्जामिन करता है बड़ा क्रिटिकली। ओके। बिकॉज उसके बाद जो स्टेट अकाउंटेंट जनरल हैं, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल या अकाउंटेंट जनरल हैं, वो उसको अप्रूव करते हैं और अप्रूवल के बाद वो फिर से इशू होता है स्टेट को, स्टेट के सभी डिपार्टमेंट्स को। फिर एक और चांस मिलता है अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करने का। उसके बाद वो सीएजी को सबमिट किया जाता है न्यू दिल्ली। तो सीएजी के ऑफिस में भी डेडिकेटेड स्टाफ है जो इसको फिर से शुरू से स्क्रूटनी करता है। तो बड़ा रिगरस प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके मन में जो बात है वो आप लिख के भेज दोगे। एवरीथिंग इज सपोर्टेड बाय द सफिशिएंट एंड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। और सीएजी से जो अप्रूव हो जाता है, मतलब वो एक समझिए कि एक जो ऑथर है उसके लिए एक खुशी का पल है वो, उसकी अचीवमेंट है जब वो सीएजी से अप्रूव होता है, तब वो उस स्टेट की ऑडिट रिपोर्ट के लायक समझा जाता है जो रिपोर्ट लेजिस्लेचर में पेश होनी है।
सो बड़ी रिगरस जर्नी है, इसमें बिल्कुल अनबायस्ड है, इसमें किसी का पक्ष नहीं है, किसी के विरुद्ध हम चाह के भी नहीं लिख सकते। अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं लिख दूं, ऐसा नहीं है, बट जो कागज बोलेंगे वही लिखा जाता है। नहीं, जो स्टेप्स आपने बताए ना कि मतलब एक कॉमन ग्राउंड लेवल पे जो हुआ उसका ऑडिट करने से लेके सीएजी की रिपोर्ट तक पहुंचने तक, हेडक्वार्टर पहुंचने तक, मेरे ख्याल से 7 to 8 स्टेप्स पे, हर स्टेप पे डिपार्टमेंट को एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी पोजीशन बताएं हमें, और जो भी पोजीशन बताएं वो सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स हों। मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर सपोज मान लीजिए कोई सीएजी ने ऑडिट किया और उसने ये बोल दिया कि हाँ ये करप्शन हुआ है, ये अगर सपोज मान लीजिए रोड 2 साल में बनने की जगह 4 साल बनी है, तो आप सोचिए कि किस लेवल तक वो 7 से 8 लेवल क्रॉस करने के बाद हुआ। इट मीन्स कि वो जस्टिफाइड है कि हाँ ये हुआ था। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब सर मेरा एक क्वेश्चन बनता है, आप इस लेवल पे ऑडिट करता है सीएजी, मतलब ग्राउंड लेवल से लेके इस लेवल तक आप ऑलमोस्ट सब लोगों की पेशी लगा देते हैं, है ना? रिस्क टेकिंग एक्टिव है नहीं एक्टिव, मुझे लगता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये पेशी नहीं है, ये एक कॉमन कॉज के लिए एक्सरसाइज है। डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, हम घर में एक बड़े बुजुर्ग की तरह जैसे देखते रहते हैं कि जितना पैसा खर्च हो रहा है वो उसी काम के लिए खर्च हो रहा है जिस काम के लिए वो अप्रूव हुआ था, और अगर उस काम के लिए नहीं हो रहा तब हम अपनी आवाज़ खड़ी करते हैं कि भाई इसको देखो, ध्यान करो इसकी तरफ भी। और क्योंकि पब्लिक का पैसा है इसलिए वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पास हम अपनी रिपोर्ट देते हैं, जो वहाँ पे एमएलएस बैठे हैं वो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि दे आर द रियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक और गवर्नेंस के बीच में एक ऐसा ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, जैसे बॉर्डर पे डिफेंस फोर्सेस हैं, हम रात को चैन से सोते हैं इसलिए कि हमारी सुरक्षा के लिए बाहर से कोई हमें अटैक नहीं करेगा, इसके लिए हमारी डिफेंस फोर्सेस तैनात हैं। तो उसी तरह से सीएजी एक इंटरनल सिस्टम्स हमारे दुरुस्त रहें, सही तरह से काम करें, उसके लिए सीएजी एक आश्वासन है, एक अश्योरेंस है पब्लिक के लिए, एक ट्रस्ट है कि उनका दिया हुआ टैक्स का पैसा जो है वो सही जगह पे, सही समय पे, सही इकोनॉमिकली और इफेक्टिवली खर्च होगा। बहुत सही, बहुत सही। कोई इंटरेस्टिंग केसेस जो आपकी मतलब 34 ईयर की मतलब एक्सपीरियंस में सीएजी के साथ आपका रहा हो? देखिए, ऐसे तो बहुत एक लंबी फहरिस्त है, तो मैं कुछ एक छोटा छोटा बताता हूँ आपको। जैसे एक बड़े समय पुरानी बात है, तब ना ऑफिस में टाइपराइटर्स हुआ करती थी। हाँ। तो टाइपराइटर्स को रिपेयर करने के लिए एक टाइपराइटर वर्कशॉप भी हुआ करती थी हर डिस्ट्रिक्ट में एक। तो वहाँ पे भी कुछ स्टाफ रहता था, वो एक जैसे इंश्योरेंस की तरह थोड़े नॉमिनल चार्जेस लेते थे, और वो पीरियोडिकल जाके सारी टाइपराइटर्स को सर्विस किया करते थे। उनका ऑडिट था काफ़ी समय के बाद, क्योंकि बड़ा छोटा यूनिट था, तो 5 साल बाद ही उसका ऑडिट सिलेक्शन में आया होगा। तो ऑडिट करने गए तो सुबह सुबह, तब मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हुआ करता था, काफ़ी समय पहले की बात। तो जो वहाँ के कैश को हैंडल करते थे, जो अकाउंटेंट थे, वो सुबह आए, उन्होंने गणेश जी की मूर्ति थी वहाँ पे, उन्होंने आके नारियल फोड़ा और वो लड्डू का डब्बा लेके आए थे। तो जय गणेश देवा, लड्डुओं का भोग लगे, तो वो करके उन्होंने सबको एक एक लड्डू भी दिया। तो जब दूसरा दिन हुआ, सेम प्रक्रिया उन्होंने फिर से दोहराई। तो जो मेरे बॉस थे, मेरे जो ऑडिट ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे प्रॉम्प्ट किया, भाई ध्यान रखना, इसका हिसाब ध्यान से चेक करना, इसकी किताबें, क्योंकि ये रोज सुबह आते ही 200 रुपया तो खर्च कर देता है, तो ये तनख्वाह में से तो कर नहीं रहा। तो वही हुआ कि जब हमने चेक किया तो पता चला कि उन्होंने 5 साल में आने वाली रिसीट जो थी उसको सिर्फ एक ही बार जमा कराया था, तो बाकी सारे जो चालान थे, जो ट्रेजरी में जमा कराने वाले चालान थे, वो बोगस पाए गए। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं ऐसे, ये इंटरेस्टिंग केसेस कुछ ऐसे पता चलते हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि आपने नेशनल हाईवेज जो है, नेशनल हाईवेज बनाने के लिए जो पैसा है वो भारत सरकार देती है। उनका एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मोर्थ बोलते हैं, वो पैसे देते हैं नेशनल हाईवेज मेंटेन करने के लिए। अब एक बार हम ऑडिट करने गए कहीं, तो
5 साल से लिटिगेटेड मसला था एक। कॉन्ट्रैक्टर को कोर्ट से ऑर्डर हुए, सुप्रीम कोर्ट से, कि आप 3 महीने के भीतर ये काम उन्हीं शर्तों पे शुरू करो जो आपको पहले 5-5.5 साल पहले जो तय हुई थी। तो वहां पे एक ऐसा र्यूमर था उस यूनिट में कि ये कॉन्ट्रैक्टर तो अब मर जाएगा। अच्छा। वो इसलिए कि 5 साल में रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, सीमेंट के रेट बढ़ गए हैं। उसने ब्रिज बनाना था एक, सीमेंट के रेट बढ़ गए, स्टील के रेट बढ़ गए हैं, तो ये कर नहीं पाएगा ये काम अब उन रेटों में। वो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि वो BOT प्रोजेक्ट था, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। उसमें सरकार जो है ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक सिस्टम आया था, एक ऐसा बनाया गया था, प्रावधान किया गया था कि जिससे सरकार का पैसा ना लगे और जो कॉन्ट्रैक्टर है वही पैसा लगाए और फिर वो टोल के जरिए उसको रिकवर कर ले, और जब वो पैसा रिकवर हो जाए तो वो जो एसेट बना है वो सरकार को हैंडओवर करके वो एग्जिट कर जाए। तो इसको बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बिल्ड करेगा वो, ऑपरेट करेगा, उससे टोल कलेक्ट करेगा, फिर वो ट्रांसफर करके गवर्नमेंट को वो उसका खत्म हो जाएगा काम। तो ये पंजाब का एक ऐसा प्रोजेक्ट था। जब इसकी टेंडरिंग हुई थी उस वक्त जो था कि जो कोट करना था कॉन्ट्रैक्टर ने, वो समय कोट करना था कि वो कितनी देर के लिए इस प्रोजेक्ट को अपने पास रखेगा फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ टोल। तो जो मिनिमम टाइम बताएगा वो सक्सेसफुल बिडर रहेगा। अब जो बिड से पहले एक प्री बिड कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें सभी अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर करता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को डाउट है तो वो अपने क्लियर करते हैं वहाँ पे एक मीटिंग में। वहाँ पे जितने भी प्रोबेबल कॉन्ट्रैक्टर्स थे, प्रोबेबल बिडर्स थे, उनको एक ही सवाल था उनका कि इसमें एक क्लॉज है जिसमें ये लिखा है कि अगर ये प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट, अबंडन हो जाता है किसी वजह से, तो सरकार उनको कोई भी पैसा नहीं देगी इस इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट का, क्योंकि पैसा तो उनको टोल से मिलना है, सरकार उनको कुछ नहीं देगी। और जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है वो सरकार टेक ओवर कर लेगी, और उसके बाद सरकार चाहे तो उसको डिमोलिश करे, चाहे तो उसको रीबिल्ड कंप्लीट कर ले। तब कॉन्ट्रैक्टर्स का ये कहना था कि इसकी वजह से हमें बैंक लोन नहीं देता, क्योंकि हमने तो यही प्रोजेक्ट हाइपोथिकेट करना है, यही तो मॉर्टगेज करना है बैंक को। अगर ये प्रोजेक्ट ही हमारा नहीं रहेगा तो बैंक पैसे कहाँ से लेगा? तो इस क्लॉज को आप डिलीट कीजिए, तब हम बिडिंग में आ सकते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के और मिनिस्ट्री के मोर्थ के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सभी ऑफिसर्स थे, उन्होंने इस बात से सहमति जताई और इस क्लॉज को डिलीट कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास भी भेजा वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट कि इसको डिलीट करने से कहीं ये तो नहीं कि हम कहीं फंस जाएं। तो उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दिया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सिमिलर इवेंचुअलिटी दूसरे तरीके से किसी और क्लॉज में भी कवर हो रही है, तो यू कैन गो अहेड। अब टेंडर हो गया, लोएस्ट टाइम कोट करने वाले को बिड कॉन्ट्रैक्ट मिलना था। अब जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने लगा उसमें वो क्लॉज फिर से डाल दी गई। अच्छा, जो डिलीट हुई थी। अब ये बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि जो सबकी सहमति से डिलीट हुई है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्यों डाल रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्टर उसके अगेंस्ट कोर्ट में गया, कोर्ट से, लोअर कोर्ट से वो जीतना था उसने, क्योंकि फैक्ट्स उसकी फेवर में थे, वो जीत गया। अब डिपार्टमेंट जो था वो हाई कोर्ट में चला गया उसके अगेंस्ट, वहां भी कॉन्ट्रैक्टर जीता, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो ये सारे प्रक्रिया को 5.5 साल लग गए। अब एज एन ऑडिटर ये बात को डाइजेस्ट करना कि कॉन्ट्रैक्टर जो था अपने घाटे के लिए लड़ता रहा, कॉन्ट्रैक्टर के पास तो हमेशा चांस था कि कभी भी हार जाता वो। अगर उसको घाटा आ रहा है तो हार सकता था, बट वो लड़ता रहा, जीतना तो था उसने, वो लड़ता रहा। तो इसके पीछे क्या राज है, तो उसको कुरेदने के लिए हमने फिर डॉक्यूमेंट सारे खंगालने शुरू किए। तो हमें
मोर्थ के ऑफिस से फाइलों में एक क्लू मिला। वो क्लू ये था कि जब टेंडर अलॉट हुआ था, उसको कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुआ था, तब उसने एक रिक्वेस्ट डाली थी कॉन्ट्रैक्टर ने कि मेरी मैन एंड मशीनरी भोपाल में किसी प्रोजेक्ट पे ऑक्यूपाइड है और वो प्रोजेक्ट डिले हो गया थोड़ा सा, तो इसलिए मुझे ये काम शुरू करने के लिए 6 महीने की मोहलत दी जाए, 6 महीने बाद मैं शुरू करूंगा। तो चीफ इंजीनियर ने वो लेटर उसका मोर्थ को भेज दिया दिल्ली कि इसकी ये रिक्वेस्ट है, इस पे मोहलत दी जाए, क्योंकि वो एसेट जो है वो मिनिस्ट्री का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो उन्होंने सिंपल लेटर लिखा कि रिक्वेस्ट डिनाइड, बिकॉज ये पोस्ट स्टैंडर्ड डेवलपमेंट है। इससे या तो 6 महीने का समय सभी बिल्डर्स को देते, एक को नहीं दे सकते, इसलिए ये रिक्वेस्ट डिनाइड। आपने काम शुरू करना है तो दिए गए समय में शुरू कीजिए, नहीं तो नहीं। अब समझ आया कि उस कॉन्ट्रैक्टर को समय देने के लिए मामले को लिटिगेट किया गया। ओ, नहीं तो उसकी जो अर्नेस्ट मनी थी 20 करोड़ वो फॉरफिट होती थी। अब वो भी फॉरफिट ना हो और उसको वो काम भी मिला रहे और समय भी मिल जाए, इसके लिए एक ही तरीका था कि वो क्लॉज जबरदस्ती से डाल दें जो डिलीटेड थी और उसको लिटिगेट कर दें मसले को। अब लिटिगेट हुआ, 6 महीने बाद जो लोअर कोर्ट का डिसीजन आया, अब यहाँ पे सेटल हो जाना चाहिए था काम, बट वो सुप्रीम कोर्ट तक चला। अब ये नया मुद्दा था हमें जो खटक रहा था, तो हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जो कॉस्ट बढ़ रही है मटेरियल की वो बढ़ रही है 3% पर एनम, 3 to 4%। और जो ट्रैफिक बढ़ रहा है जिससे टोल कलेक्ट होना है वो बढ़ रहा है 7.5%। ओ, तो जितना इसको मसले को लटकाओ उतनी कॉस्ट कम बढ़ेगी और ट्रैफिक जिससे टोल कलेक्ट होना वो बहुत बढ़ेगा, क्यूमुलेटिव अपॉर्चुनिटी ऑफ इनकम बढ़ गई। हाँ, तो इसीलिए इसको 5.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ था नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जीतने के बाद उसको ये काम शुरू किया और करोड़ों में, मतलब 40 करोड़ के करीब उस प्रोजेक्ट में वो कॉन्ट्रैक्टर अपने जो इंटेंडेड प्रॉफिट्स थे उससे ज्यादा लेके गए। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे और ये एग्जीक्यूट भी हुआ। किस लेवल तक चलता है? हाँ जी। अब मेरे को समझ में आ रहा है सीएजी में कौन बैठा होता है ना? तो और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि सीएजी जो है वो इंडियन बॉडी है हमारी जी, है ना, लेकिन ये ऑडिट बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी करते हैं, दूसरी कंट्री के लिए भी। यस सर। जो लोगों को अभी लगता है ना कि हाँ हमारे डॉक्टर्स हमारे इंजीनियर ही बाहर हैं, मतलब वो बिग 4 कंपनीज को चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब सीएजी भी बाहर, देखिए यूनाइटेड नेशन की 42 के आसपास एजेंसीज हैं जिनमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी 42 एजेंसियां हैं और उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसे मैं बता रहा हूँ। तो सीएजी यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज के ऑडिट भी करता है। अच्छा। सीएजी ऑफ इंडिया, हमारा सीएजी ऑफ इंडिया एक इंटोसाई है। इंटोसाई का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन एक कॉमन नाम है सीएजी ऑफ इंडिया का। सभी स्टेट्स, सभी कंट्रीज के जो सीएजी हैं या इसके इक्विवेलेंट हैं उनको सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, SCI। तो इन सब का मिला के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बना हुआ है ताकि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एक कंट्री की दूसरी कंट्री भी अडॉप्ट कर सके। अब एक आदमी ने व्हील इन्वेंट किया तो सभी ने उसको यूज किया, हर आदमी अपने आप तो व्हील नहीं इन्वेंट करता। तो इसी तरह से जिस कंट्री में कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस उनके यहाँ पे निकल के आई वो सब शेयर करते हैं, तो उससे एक म्यूचुअल ग्रोथ होती है सबकी, सब नए सिस्टम्स इवॉल्व होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के ऑडिट बड़े सेंसिटिव ऑडिट होते हैं और बड़े खास मतलब बड़े एग्ज़ाम्स के बाद और इंटरव्यूज़ के बाद वो रिगरस तरीके से जो सिलेक्ट लोग होते हैं उनको ही मिलते हैं वो। अच्छा। हाँ जी, मुझे भी एक बार चांस मिला था 2015 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ऑडिट करने का। तो मैं कीनिया में बैठ के मैंने सोमालिया का भी और कीनिया का भी ऑडिट किया था। वाह। तो दैट वाज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। ग्रेट।
सर एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे अब डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं हम ना, सारी चीज़ें डिजिटलाइज होते जा रही हैं। दूसरा, हम टेंडरिंग की बात जो कर रहे थे अभी, सारी ई टेंडरिंग हो गई है, जैम के थ्रू होती है, बाकी ऑनलाइन बिडिंग के थ्रू होती है। तो अब सीएजी ऑडिट कैसे करता है? मतलब कि सीएजी ने क्या अपने आप को भी तैयार किया है ई ऑडिटिंग और ये सब के लिए? जी 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 जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एक्चुअली पहले हम सिर्फ लॉन्ग बैक हम वाउचर ऑडिट किया करते थे। सरकार का पैसा खर्च हुआ, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट्स ऑल। फिर हमने कंप्लायंस ऑडिट शुरू किया करना। कंप्लायंस ऑडिट है भी, खर्चा तो किया, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वाउचर भी हैं, बट क्या वो खर्चा रूल्स के विद इन रह के किया? ये तो नहीं कि रूल्स इग्नोर करके किया गया था। तो ये कंप्लायंस ऑडिट शुरू हुआ फिर से। फिर धीरे धीरे सीएजी ने अपने आप को इवॉल्व किया और परफॉर्मेंस ऑडिट इंट्रोड्यूस हुआ। परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या हुआ कि इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये तीनों चीजें देखी जाने लगी। अब मान लीजिए आपने सर्दियों में एक नया स्वेटर खरीदा। अब स्वेटर आपने एक ऐसी सेल लगी हुई थी वहां से खरीदा 50% ऑफ पे, तो इकोनॉमिकल रहा वो, है ना। अब सीएजी यहां तक तो ठीक था। अब सीएजी ये भी देखता है कि उस स्वेटर की जरूरत कितनी थी। आपके घर में पहले ही 10 स्वेटर ऐसे पड़े हैं जो अभी आपने लिफाफे में से नहीं निकाले, पैक्ड पड़े हैं, उनके टैग नहीं उतरे, तो देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट स्वेटर। तो इस तरह से सीएजी उन प्रोग्राम्स की, उन एक्टिविटीज की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को भी मेजर करते हैं हम, कि जो ये हॉस्पिटल बना इसकी ज़रूरत कितनी थी, हाउ मच, ये कितने लोगों के लिए बना था और कितने लोगों की डिमांड्स को फुलफिल कर पा रहा है, और नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा। तो हर चीज़ जो शुरू होती है वो डिमांड से शुरू होती है। डिमांड जेन्युइन है कि नहीं है, है ना, उसकी अप्रूवल्स हैं कि नहीं है, और अप्रूवल्स हैं तो पैसे है कि नहीं है, पैसे हैं तो उसको खर्चने की प्रक्रिया कंप्लायंट है विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस की नहीं है। अगर वो भी कंप्लायंट है तो क्या वो इकोनॉमिकल है कि नहीं है, अगर इकोनॉमिकल है तो क्या वो एफिशिएंट भी है, जो चीज़ हमें चाहिए थी उसकी क्वालिटी भी हमें वही मिली है। इकोनॉमिकल डजंट मीन कि हम सस्ती चीज़ ले लें और घटिया ले लें, वो क्वालिटी को मेंटेन करते हुए जो चीज़ सस्ते दामों में ली जाए वो इकोनॉमी है। तो फिर इफेक्टिवनेस कैसी है उस प्रोग्राम की, कि जिस काम के लिए वो पैसा खर्च किया गया था या वो प्रोजेक्ट डेवलप किया गया था, वो प्रोजेक्ट से वो इंटेंडेड बेनिफिट्स हमें मिले तो कितने मिले, नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले। तो बहुत सही, बहुत सही। तो अब ये कहना चाह रहे हैं आप कि जो जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड चेंज हो रहा है। आपका प्रश्न था कि जैसे जैसे डिजिटाइज हो रहा सारा सिस्टम, तो सीएजी ने अपने आप को इवॉल्व किया कि नहीं किया। तो मैं तो उस पर आ रहा था कि हमारा एक आईटी ऑडिट विंग भी है। अच्छा। जो पहले तो हमारे रूटीन ऑडिट के साथ वो हमें सप्लीमेंट करता था, कि कहीं पे डाटा डिजिटाइज्ड है तो वो उस डाटे को, जो मैनुअल रूप से ऑडिट करने वाली टीम है, उसकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करने के लिए उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करता था उसमें से वो चीज़ें। अब सीएजी हैज़ गॉन फॉर, अभी ये इवॉल्व हो रहे हैं, हम इस पे आ गए हैं डाटा ड्रिवन ऑडिट पे। पहले हम किताब के 6 पन्ने पढ़ के बताते थे कि किताब कैसी है, टेस्ट चेक करते थे, क्योंकि सारा ऑडिट नहीं हो सकता, इसलिए अब क्योंकि डाटा ही डिजिटाइज्ड है तो बजाय इसके कि 6 पन्ने पढ़ें, हम 100 के 100 पन्ने पढ़ेंगे उसके। तो पूरे डाटा को अब हम डाटा ड्रिवन ऑडिट करेंगे, उसमें से जो रिस्क एरियाज है उसको एक्सट्रैक्ट करके, उसको आइडेंटिफाई करके, तो फील्ड में उनको एविडेंस से सपोर्ट करने के लिए सिर्फ टीमें जाया करेंगी। ग्रेट। तो ताकि कवरेज पूरी हो सके। अब हम रिस्क प्रेडिक्ट भी कर पाएंगे। पहले तो हो जाता था तो हम बताते थे कि ये गलत हो गया, अब हम डाटा से जो हमें अनयूजुअल पैटर्न्स डिटेक्ट होंगे, उससे हम वी विल बी एबल टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑल्सो। ग्रेट। और मुझे लगता है आज जो कॉमन मैन देख रहा होगा ना, उसे समझ में आ जाएगा कि उसके टैक्स का जो पैसा है ना वो सही जगह यूटिलाइज हो रहा है, वो इंश्योर कर रहा है सीएजी पीछे बैठ के। बिल्कुल, सीएजी जो है वो हर एक पैसे का हिसाब
कहाँ से कितना पैसा आया और कहाँ कितना पैसा गया, सभी का हिसाब रखते हैं अपने पास। और फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट भी होते हैं हमारे, जिसमें हम सरकारों के, स्टेट गवर्नमेंट के और यूनियन गवर्नमेंट के जो एनुअल बजट के अगेंस्ट कितना खर्चा हुआ, रीअप्रोप्रिएट किया तो वो सही था कि नहीं था, वो भी हम देखते हैं। ग्रेट। दीपक जी, अब हमारे शो का ना एक रूल है कि लास्ट में हम लोग रैपिड फायर सेशन जरूर करते हैं। जी जनाब। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा शॉर्ट में, आप आपको आंसर देना शॉर्ट में। ठीक है जी। डन है सर? तैयार? रेडी सर। रेडी? सर मेरा पहला क्वेश्चन है, एक आम आदमी के लिए ऑडिट क्या है, फेयर है या प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन है सर, क्योंकि इससे जो पैसा बचता है भारत सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोगों की टैक्स पेयर्स मनी, वो सब बचती है सर, इसलिए ये प्रोटेक्शन है। कंप्लाइंस क्या है सर, कॉस्ट है या फिर इन्वेस्टमेंट? सर कंप्लायंस इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि इससे बाद में होने वाली बड़ी कॉस्ट बचती है। इनिशियली ये लगता होगा कि ये कॉस्ट है, बट दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट। इससे हम बड़े बड़े होने वाले बाद के जो खर्चे हैं वो बचा सकते हैं। काइंड ऑफ इंश्योरेंस? जैसे इंश्योरेंस है सर, जैसे अब रेड लाइट क्रॉस ना करना इज़ अ कंप्लायंस ऑफ द रूल्स, बट अगर आपने कर ली और एक्सीडेंट हो गया तो वो कॉस्ट कितनी ज़्यादा होगी, लाइफ भी कॉस्ट कर सकती है उस पर। सो कंप्लायंस इज़ अ इन्वेस्टमेंट। ट्रांसपेरेंसी क्या है सर, पॉलिसी है या फिर माइंडसेट? सर माइंडसेट है, क्योंकि पॉलिसी से तो आप कोई चीज़ मैंडेटरी कर सकते हो, बट जब तक माइंडसेट सही नहीं होगा तब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। गवर्नमेंट सिस्टम स्लो है या कॉम्प्लेक्स? सर कम्प्लेक्स है, स्लो बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि बड़ी रिगरस स्क्रूटनी के बाद एक ऑब्जेक्शन जो है वो पार्लियामेंट तक या लेजिस्लेचर तक पहुंचता है। तो गवर्नमेंट सिस्टम कम्प्लेक्स हैं, स्लो बिल्कुल भी नहीं है सर। टेंडर प्रोसेस सर अपॉर्चुनिटी है या फिर चैलेंज है? सर ये एक अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड आप रूल्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि इससे एक फेयर और कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बेस्ट प्राइस गारंटेड है। लीडरशिप सर अथॉरिटी है या अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी है सर बिल्कुल, क्योंकि अथॉरिटी मीन्स कुर्सी, और ये कुर्सी ना होके अकाउंटेबिलिटी है बिल्कुल। इसके अकाउंटेबल नहीं होगी अगर लीडरशिप, तो रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं आएंगे, सिर्फ एक पावर बन के रह जाएगी। रिटायरमेंट क्या है सर, एंड या फिर न्यू बिगनिंग? डेफिनेटली न्यू बिगनिंग सर। अब अपने आप को ऑडिट करके और बेस्ट जो जीवन में करने का सोचा हुआ था वो करने का टाइम आ गया सर। ग्रेट जी सर, ग्रेट। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा टाइम दिया और इतनी सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस की। मुझे लगता है आज एक जो कॉमन पर्सन है ना, उसको भी समझ में आ गया होगा कि उसका टैक्स का पैसा सही जगह यूज हो रहा है। ये इंश्योर कर रहा है एक बॉडी जिसका नाम है CAG। और मुझे लगता है कि जो आपका 34 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो आपने बताया, जो एग्जांपल्स दे के समझाया कि हाउ यू गॉन थ्रू द अकाउंटिंग प्रोसेस और ऑडिटिंग प्रोसेस, तो वो मुझे लगता है कि वो सब लोगों को एक एग्जांपल सेट होगा कि हाँ, दे आर इनटू द सिक्योर हैंड्स। बिल्कुल सर, CAG ये बॉडी बनाई इसीलिए गई है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में इसीलिए रखा गया है ताकि बिना दबाव के फेयर और अनबायस्ड रिपोर्टिंग कर सके और जनता के भरोसा जीत सके, और वो भरोसा जीतने में सक्षम रहे हैं ओवर द ईयर्स। थैंक यू गिरीश जी, यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आपने बताया कि सरकार के खजाने से जो पैसा निकलता है और खजाने में जो पैसा जाता है जी, उसको इंश्योर करता है, उसको देखता है, उसको मॉनिटरिंग करता है CAG। बिल्कुल सर, हर एक पैसा जो है वो चेक होकर ही निकलता है, और जो जाता है उसकी भी फुली चेकिंग होती है कि ये पूरा पैसा खजाने में आ गया कि नहीं आ गया। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक्स अ लॉट। और मुझे लगता है कि आज मेरी ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा, एक नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक उनको पता चला होगा, और उन लोगों के लिए स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।